नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कुछ दिनों से हम सामान्य अध्ययन की वीडियो लेके आ रहे हैं और उनमें हमने इतिहास के वीडियो डाले थे। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास के बारे में आपको बताया गया था। इतिहास जो है वो एक बहुत ही रुचिकर और बहुत ही बृहद विषय है, जिसमें हमको राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, भूगोल यानी हर ज्ञान विज्ञान की हर बात उसमें समाहित होती है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो हमने पढ़ा था कि इतिहास को हम हमारे अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो आपकी एंसेंट हिस्ट्री, एक आपकी मिडाइवल हिस्ट्री और एक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। प्यारे विद्यार्थियों, विशेषकर हमने भारत के संदर्भ में पढ़ा था कि आधुनिक भारत का इतिहास, क्षमा करें, आपके प्राचीन भारत का इतिहास, आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास और आपका आधुनिक भारत का इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, ये तीनों ही भाग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रुचिकर हैं। जब इनको हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत का इतिहास कितना समृद्धशाली है, कितना गौरवशाली है। और आप पाओगे कि जिन चीजों की आपने कभी कल्पना नहीं की थी, वो चीजें हमारे देश में बहुत पहले हो चुकी थी। आप उस पर गर्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अध्ययन की दृष्टि से हम इतिहास को 3 भागों में बांट लेते हैं, परंतु इतिहास भागों में बांटा नहीं जा सकता। इतिहास एक सतत नदी की धारा है, जैसे वो किसी पर्वत से निकल करके चलती जा रही है और सागर की ओर बढ़ती जा रही है। प्यारे बच्चों, इतिहास भी बिल्कुल वैसा ही चलता जा रहा है। शून्य से प्रारंभ हुआ है, जहां कुछ भी नहीं था सृष्टि में। इसके बाद वनस्पतियां पैदा हुई, इसके बाद जीव जंतु, छोटे जीव जंतु, बिना कशेरुकाओं वाले जीव जंतु आए। इसके बाद फिर जीव जंतुओं में विकास होने लगा, कशेरुकाओं के वाले जीव जंतु भी आ गए। धीरे धीरे उनके और भी डेवलपमेंट्स हुए। प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। मनुष्य के प्रादुर्भाव के बाद फिर मनुष्य ने गुफाओं में रहना सीखा। इसके बाद समुदाय में रहना प्रारंभ किया, शिकार करना प्रारंभ कर दिया, अग्नि का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया। इसके बाद विद्यार्थियों, उस मानव सभ्यता का विकास हुआ। धीरे धीरे वो समाज में रहने लगा, परिवार उसका बन गया, उसने अपनी भौतिक सुविधाओं को जुटाना प्रारंभ कर दिया। और प्यारे विद्यार्थियों, धीरे धीरे मनुष्य आज हम जिस रूप में देख रहे हैं उस रूप में तब्दील हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास को बीच में से तोड़ना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से हमें कुछ चीजों को फिलहाल के लिए छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीजों को पे अधिक ध्यान देना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, चाहे वो आपकी बोर्ड परीक्षाओं की बात हो और चाहे वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो, आपके जो प्रश्न पत्र आते हैं उनमें सबसे ज्यादा आधुनिक भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारी ये मजबूरी है कि हमको सबसे पहले हमारी जो इतिहास की वीडियोस की शुरुआत है वो आधुनिक भारत के इतिहास से करनी पड़ रही है। हाँ, प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी के बगैर आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ना कठिन तो होगा, लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आपको समझा पाएं और आप इस बात को समझ पाएंगे कि भाई आधुनिक भारत के इतिहास को सबसे पहले क्यों लिया गया। प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए हमको मजबूरन सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास को लेना पड़ रहा है। हम समय समय पर प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में भी आपको वीडियो डालेंगे, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता आधुनिक भारत के इतिहास पर रहेगी, ताकि समय रहते आपका सिलेबस पूरा हो पाए और आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से आप ज्यादा प्रिपेयर हो जाएं। क्योंकि हमारा पहला लक्ष्य परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है। तो विद्यार्थियों, आप इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आधुनिक भारत के इतिहास को सबसे पहले क्यों शुरू किया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम ये पाते हैं कि एक तरफ जो विशाल मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था, पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। और आपके भारत में जो आपके विदेशी शक्तियां थीं, विशेषकर यूरोपीय शक्तियां थीं, वो धीरे धीरे हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आ रही थी। और पहले तो वो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी,
लेकिन धीरे धीरे उन्होंने किले बनाना प्रारंभ कर दिया, अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। क्षेत्रीय जो शासक थे उनसे उनका संघर्ष होने लगा, उनको वो पराजित भी कर लेते थे, कभी कभी पराजित भी हो जाते थे। और फिर इसके बाद ये जो यूरोपीय शक्तियां थी आपस में भी संघर्ष करने लगी और अंततः आप पाते हैं कि उनमें से केवल कुछ ही यूरोपीय शक्तियां सफल हो पाई, बाकी फिर अपने कुछ ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गई। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे देश में जो आपका मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था उसके बाद फिर हमारे देश में किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति बनी और उसी दौरान किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां हमारे देश में आई। प्यारे विद्यार्थियों, आपके मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, अब हम मुगल साम्राज्य के पतन को एकदम नहीं कह सकते कि साहब एकदम ही पतन हो गया, क्रमिक रूप से धीरे धीरे होता जा रहा था। जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था जिसमें आपके हुमायूं, आपके इससे पहले बाबर, इसके बाद जो है हुमायूं, इसके बाद अकबर और अकबर के बाद आपके जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक थे। और विशेषकर अकबर के नाम से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। उसका विशाल साम्राज्य था और उसकी कई प्रकार की प्रशासनिक उपलब्धियां भी थी जिनकी हम चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, वही मुगल साम्राज्य जो था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब उसके परिवर्ती शासक थे, जो बाद में आने वाले शासक थे, उन्हें वो प्रशासनिक गुण नहीं थे, वो क्षमताएं नहीं थी कि इतने बड़े साम्राज्य को एक सूत्र में पिरो के रख सकें और अपनी प्रशासनिक क्षमता से, अपनी प्रशासनिक दक्षता से वो पूरे भारत पर शासन कर सकें। परिणाम ये हुआ प्यारे बच्चों कि फिर जो आपके प्रांतीय राज्य, जो प्रांतीय शक्तियां थीं या प्रांतीय शासक थे, उन्होंने अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया और स्वतंत्र राज्यों की नींव डालना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और जब वो अपने पतन की ओर बढ़ रहा था उसी दौरान यूरोपीय शक्तियां हमारे देश में आने लगी। अब यूरोपीय शक्तियों का आने का कारण क्या था? प्यारे बच्चों, यूरोपीय शक्तियों के भारत में आने का कारण ये था कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो जिस रास्ते से यूरोपीय शक्तियां हमारे देश में व्यापार करने के लिए आती थी और विशेषकर मध्य पूर्व में व्यापार करने के लिए आती थी, वहां और दक्षिण पूर्व में व्यापार करने के लिए आती थी, वो रास्ता अवरुद्ध हो गया। अब उनको नए रास्ते की तलाश थी। प्यारे बच्चों, क्योंकि वो अरबों से संघर्ष नहीं कर सकते थे, इटली का भी इस मामले में एकाधिकार था, तो इसके इटली के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए, तुर्कों से संघर्ष से बचने के लिए, अरबों से संघर्ष से बचने के लिए और यूरोपीय जो शक्तियां थीं वो भारत और विशेषकर दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश थे उनमें व्यापार करने के मकसद से नए रास्ते की तलाश में थी और इसी कारण से उन्होंने सामुद्रिक खोज करना प्रारंभ कर दिया। प्यारे बच्चों, उस समय यूरोप में पुनर्जागरण हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, नए नए आविष्कार हो रहे थे और आपके कुतुबनुमा, जिसको दिशा सूचक सुई कहते हैं, उसका भी आविष्कार हो चुका था। ये भी एक क्रांतिकारी घटना थी जिसने समुद्र में यात्रा करना आसान बना दिया। प्यारे बच्चों, हुआ ये कि फिर यूरोपीय शक्तियां जो थी उन्होंने नए नए रास्ते और नए नए देशों को खोजना प्रारंभ कर दिया और उसी क्रम में एक स्पेन का निवासी एक बहुत ही साहसी यात्री था आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, और वो भारत की खोज के लिए चल पड़ा। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, उसके दुर्भाग्य से वो भारत तो नहीं पहुंचा, लेकिन एक नए द्वीप पर पहुंच गया, एक नए महाद्वीप पर पहुंच गया और उसका नाम रखा गया अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के यात्री ने की। उसकी खोज के ठीक बाद फिर एक पुर्तगाल का नाविक जो था वो भी भारत की खोज में चला और प्यारे दोस्तों, वो भारत पर पहुंचने में कामयाब हो गया। प्यारे बच्चों, आपको नाम मालूम है, वो पुर्तगाल का नाविक था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था वो भारत के कलकत्ता, जो आपके कालीकट जो बंदरगाह है, वहां पर पहुंचा। उसने देखा कि यहाँ तो वास्तव में व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ से वो अपने साथ को जो माल लेके आया था उसको उसने बहुत ही अच्छा लाभ कमाया और यहाँ से मसाले लेकर के वापस अपने देश जब पहुंचा तो वहाँ के जो अन्य व्यापारी थे उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की कि वास्तव में व्यापार करने के उद्देश्य से दक्षिण पूर्व जो है और जो भारत देश है विशेषकर हमारे लिए लाभप्रद रहेगा। इसके बाद व्यापारियों का आना सिलसिला हो गया, शुरू प्रारंभ हो गया। प्यारे बच्चों, इसके बाद हुआ ये कि जो यूरोपीय शक्तियां थीं, जब उनको ये पता चला कि भारत में मसालों का व्यापार करने का रास्ता वास्को डी गामा
खोज लिया है, तो इसके बाद जो अन्य देश थे उन्होंने भी अपने नाविक भेजना प्रारंभ कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, वास्को डी गामा जो आपके 1499 में आया था, इसके बाद दोबारा से 8 साल बाद आया और खूब व्यापार करने का उसने प्रयास किया। और सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यूरोपीय शक्ति जो पुर्तगाल की जो नाविक था वो आया, और इसके बाद फिर धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियों का व्यापार के उद्देश्य से हमारे देश में आगमन प्रारंभ हो गया। प्यारे बच्चों, जब उनका आगमन होने लगा तो धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय शासकों से कुछ छूट और सुविधा भी प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे किलेबंदी प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपनी सेना भी रखना प्रारंभ कर दिया, और प्यारे बच्चों, स्थानीय शासकों से उनका झड़प होने लगी और वो यूरोपीय शक्तियां आपस में झगड़ने भी लगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में हम 2 प्रकार की तस्वीर देखते हैं। पहली तस्वीर ये है कि हमारे देश के अंदर ही मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा है और नए नए प्रांतीय राज्यों का उद्भव हो रहा है, वो शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर ये थी कि हमारे देश में यूरोपीय शक्तियों का आगमन होने जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस आधुनिक इतिहास को हम 2 ही तस्वीरों में पढ़ेंगे, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर। प्यारे बच्चों, आज हम पहली तस्वीर के रूप में यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन को पढ़ेंगे, और इसके बाद अगले वीडियो में हम दूसरी तस्वीर के रूप में जो आपके भारत में जो नए राज्यों का उदय हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, पहली तस्वीर, किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां हमारे देश में आई। आइए दोस्तों, देखते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, और उससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां हमारे देश में आई, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, और इसके बाद ये भी हम जानेंगे कि कौन सी यूरोपीय शक्ति इन सब में सबसे आगे रही और कौन सी यूरोपीय शक्तियों को बहुत कम में संतुष्ट करना पड़ा। तो आइए दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास, पहली तस्वीर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास, पहली तस्वीर, और यहाँ पर आपको इंडिया का मैप भी दे रखा है, और यहाँ बता रखा है कि जो शक्तियां आई थी, यूरोपीय शक्तियां आई थी, वो कहां कहां आई, ये भी आप मैप के माध्यम से समझ सकें। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास को समझने के लिए हमें भूगोल की जानकारी बहुत आवश्यक है, ताकि हम समझ सकें कि वो कहां पर आए और उन्होंने वही जगह क्यों चुनी। तो प्यारे बच्चों, देखिए बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो रखा है पुर्तगाली। यानी सबसे पहले अगर कोई प्रश्न आपसे पूछता है कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में आई, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो यूरोपीय शक्ति आई वो थी पुर्तगाली सबसे पहले हमारे देश के अंदर आए, और उन्होंने सबसे पहले वास्को डी गामा जो आपने पढ़ रखा है वो आया। इसके बाद उसने अपने जो व्यापारिक साथी थे उनको बताया। इसके बाद उन्होंने फिर एक कंपनी बनाकर भेजा पुर्तगालियों ने, और उसका सबसे पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। प्यारे बच्चों, ये 1505 से लेकर के 1509 तक रहा था, और उसने ये पहला वायसराय भी था उस सेना का, और इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी निकाली थी, या शांत जल की नीति अपनाई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है कि इसका उद्देश्य ये था कि भारत के जितने भी सामुद्रिक इलाके हैं, जो समुद्र से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर हम शक्तिशाली रहेंगे और वहां पर किसी अन्य शक्ति को आगे बढ़ने नहीं देंगे, वहां पर अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी। प्यारे बच्चों, इसके बाद इसने उसकी उपलब्धि ये रही कि इसने महमूद बेगड़ा नाम के व्यक्ति को, जो कि गुजरात का शासक था, उसको पराजित कर दिया। इसके बाद प्यारे बच्चों 1509 में आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ध्यान दीजिए, पहले नंबर पे आया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और दूसरे नंबर पे गवर्नर के रूप में आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसका समय रहा था 1509 से 1515 तक। प्यारे बच्चों, ये भी बहुत प्रतापी सेनापति था। और इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आया नीनो डी कुन्हा, 1529 से लेकर के 1538 तक ये वायसराय रहा। प्यारे बच्चों, इसने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। देखिए यहाँ पर, ये आपका कोचीन है, ये कोचीन की जगह उसने गोवा को राजधानी बनाया। प्यारे बच्चों, ये मैप पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अभी तक जितनी भी यूरोपीय शक्तियां आ रही हैं, आप विश्व का जब नक्शा देखेंगे आप पाएंगे किस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां घूम करके और पूरे टर्न लेकर के ये आपके भारत में इस प्रकार से आई थी, और उन्होंने पश्चिमी तट को ही अपना रास्ता समझा
और कोचीन की जगह उन्होंने गोवा में 1530 में अपनी राजधानी बना ली। किसने? पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बना दी। प्यारे बच्चों, फिर देखिए गुजरात के शासक को इसने मिलने के बहाने बुलाया और उसको जहाज पर ही मार दिया। इस प्रकार का उसने विश्वासघात भी किया था। किसने किया था? ये विश्वासघात किया था विद्यार्थियों, नीनो डी कुना ने। इसके बाद इसने एक और पद्धति अपनाई जो इसके महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है कई बार आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विशेषकर पूछा जाता है। इसने कार्टेज पद्धति अपनाई। कार्टेज पद्धति। अब प्यारे बच्चों, ये कार्टेज पद्धति क्या है? कार्टेज पद्धति का मतलब ये है कि इनका उद्देश्य ये था कि जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं जहां पर समुद्र लगा हुआ है, वहां पर यदि किसी को व्यापार करना है तो ये स्थानीय व्यापारियों से शुल्क लेते थे कि अगर आपका जहाज यहां से गुजारना है तो आपको शुल्क देना पड़ेगा, और शुल्क के बदले वहां से जहाज गुजरता था। इसी को कहा जाता है कार्टेज पद्धति। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो ये है कि पुर्तगाली वो जो लोग थे वो कुछ ऐसी चीजें हमारे देश में लाए थे जो पहले नहीं थी। जैसे तंबाकू हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाली लेके आए, आलू जो है उसको सबसे पहले पुर्तगाली लेके आए, टमाटर है उसको सबसे पहले पुर्तगाली लेके आए, और प्यारे बच्चों प्रिंटिंग प्रेस वो भी हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाली लेकर आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वो चीजें हैं जो सबसे पहले पुर्तगाली लेकर आए थे, और आपको आश्चर्य होगा कि इनका हम बहुत अधिक इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। हमारे देश में तंबाकू का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। आलू टमाटर से आप अच्छी तरह से रूबरू हैं। आपकी सब्जी में ये ना हो तो आपकी सब्जी अधूरी रहती है। और प्रिंटिंग प्रेस जो आप आजकल जितना भी काम हो रहा है आपका प्रिंटिंग प्रेस की मदद से होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले लाने का श्रेय इन पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। आगे देखिए, बंबई क्षेत्र जो था, जो पुर्तगालियों के कब्जे में था, प्यारे बच्चों हुआ ये कि जो पुर्तगाल का राजकुमार था, पुर्तगाल की जो क्षमा करें, इंग्लैंड का जो राजकुमार था उसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ, और दहेज के रूप में उन्होंने बंबई प्रांत अंग्रेजों को दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों को दिया और बंबई प्रांत मजबूरन इनको अंग्रेजों को देना पड़ा। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, नंबर 2 पर आए डच। नंबर 2 पर कौन आए? डच आए। डच का मतलब हॉलैंड के निवासी। प्यारे बच्चों, ये हॉलैंड के जो निवासी आए थे उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई, उसको बोलते हैं बेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी। शॉर्ट में इसको बीओसी बोला जाता है। प्यारे बच्चों, ये बीओसी कंपनी की स्थापना हुई, वहां से चार्टर जारी किया गया, और ये कंपनी यानी डच जो कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी हमारे देश के अंदर आई। लेकिन इस कंपनी का उद्देश्य ये था कि चूंकि इनका पहले से जमावड़ा जो था वो इंडोनेशिया में लगा हुआ था, यानी आपके दक्षिण पूर्व में लगा हुआ था, तो इनका फोकस इंडोनेशिया पर ज्यादा था, और भारत में सिर्फ मसालों के व्यापार के उद्देश्य से ये भारत में आए थे, और इनका ज्यादा विस्तार का उद्देश्य नहीं था। ये इंडोनेशिया पर केंद्रित रहे प्यारे बच्चों, मसालों के व्यापार पर इनका ध्यान था। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा बहुत सूती वस्त्रों का भी व्यापार किया, और इन्होंने अपनी सबसे पहले फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में यानी प्यारे बच्चों यहां पर स्थापित की थी। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए डचों ने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की, तो प्यारे बच्चों उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी सबसे पहले व्यापारिक कोठी स्थापित की। इस प्रकार के प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो कंपनी थी पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थी, और सरकार के नियंत्रण में होने के कारण इसके पास ज्यादा पावर नहीं थी, अपने स्तर पर ये निर्णय नहीं कर सकती थी, और इस कारण से ये कंपनी जो थी वो भारत में अधिक विस्तार नहीं कर पाई। थोड़ी बहुत उसने विस्तार कर भी पाया तो प्यारे बच्चों फिर यूरोपीय शक्ति आपस में झगड़ी, और इनका झगड़ा फ्रांस से हुआ, और फ्रांसीसी शक्ति या फ्रांसीसी कंपनी के साथ संघर्ष के कारण बेदारा के युद्ध में ये पराजित हो गए, और इसके बाद इनकी शक्ति कुछ ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गई। बेदारा के युद्ध में पराजित होने के बाद इनकी शक्ति जो थी वो कुछ ही क्षेत्रों में सिमट कर रह गई। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपकी तीसरी यूरोपीय शक्ति आती है। इसे यूरोपीय शक्ति के पास वो सारी क्षमताएं थी जो भारत में विस्तार कर सके। उसका कारण ये था कि प्यारे बच्चों, ये जो यूरोपीय शक्ति आई थी ये पहले तो व्यापार के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने हमारे देश में कई जगह पर किलेबंदी प्रारंभ कर दिया। स्थानीय शासकों को इसने आपस में लड़वाया, उनके आपसी प्रतिस्पर्धा या आपसी संघर्ष का इसने लाभ उठाया, और धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली बना लिया। क्योंकि ये यूरोपीय शक्ति नौसेना में सबसे ज्यादा पावर रखती थी, और उसको फायदा मिला, और धीरे धीरे इसका विस्तार हमारे देश के कई क्षेत्रों में हो गया। और जब इसका अन्य यूरोपीय शक्तियों से संघर्ष हुआ तो उन मुकाबलों में भी ये यूरोपीय शक्ति कामयाब रही। और उसके बाद प्यारे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि इसी यूरोपीय शक्ति ने फिर
भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया और आगे का इतिहास की दिशा और दशा पूरी तरह से परिवर्तित कर दी। जी हाँ दोस्तों, हम उस यूरोपीय शक्ति की बात कर रहे हैं। उस यूरोपीय शक्ति का नाम है अंग्रेज। तीसरे नंबर पे हमारे देश में आए थे अंग्रेज। प्यारे बच्चों, इन्होंने अंग्रेजों ने मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक कंपनी बनाई। इस मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की कंपनी बनाकर ये भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और नई कंपनी बनाई जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इसका नाम बड़ा है लेकिन इसका शॉर्ट नेम भी बताया जाएगा। आपको ध्यान, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ध्यान दीजिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। देखिए दोबारा से, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज नाम से उन्होंने एक व्यापारिक कंपनी बनाई। प्यारे बच्चों, इस व्यापारिक कंपनी को ही शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं और इस नाम से आप अच्छी तरह से रूबरू हैं। प्यारे बच्चों, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति देने के लिए एक चार्टर जारी किया गया जिसको रॉयल चार्टर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इस रॉयल चार्टर में 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ जो थी, उन्होंने ये जो कंपनी बनाई गई थी उसको अनुमति दी कि आप भारत में जाकर के 15 वर्षों तक 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हो। प्यारे बच्चों, ये अनुमति मात्र 15 वर्षों के लिए थी, लेकिन 1609 में जेम्स प्रथम नाम के राजकुमार ने, या वहां के जो शासक थे इंग्लैंड के, उन्होंने इस कंपनी को हमेशा के लिए अनुमति दे दी कि आप जब तक चाहो जब तक भारत में व्यापार कर सकते हो। प्यारे बच्चों, इस अनुमति के बाद इस कंपनी ने आगे बढ़ना प्रारंभ किया और इसके बाद ये जो कंपनी थी, हमारे देश में उस समय जहांगीर का शासन चल रहा था और जहांगीर के शासन के दौरान कैप्टन हॉकिंस नाम का व्यक्ति उनके दरबार में गया और उन्होंने अनुमति मांगी कि साहब हमको थोड़ी बहुत जगह दे दो जिससे कि हम व्यापार कर सकें। प्यारे बच्चों, हमारे राजा महाराजा बहुत दरिया दिल और बहुत उदार व्यवहार रखने वाले थे। उन्होंने कहा कि भाई क्या होगा, इतना बड़ा देश है हमारा, इतना बड़ा साम्राज्य है, आप थोड़ी सी जगह आराम से ले सकते हैं, बड़े आराम से आप व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं था कि जिस कंपनी को वो पनाह दे रहे हैं वो कंपनी उनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगी, और सिरदर्द तो क्या, वो कंपनी उनके अस्तित्व को ही नष्ट कर देगी। प्यारे बच्चों, जो अंग्रेज मात्र छोटी सी छूट मांग रहे थे, छोटी सी रियायतें मांग रहे थे, इसके बाद जब आगे उनका विस्तार हो गया तो उन्होंने भारत के जो स्थानीय शासक थे उनको छोटी सी छूट भी नहीं दी, छोटी रियायतें भी नहीं दी। तो जहांगीर के टाइम पर जो आपका कैप्टन हॉकिंस आया, उसने जहांगीर के दरबार में वो गया और उसने सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति मांगी। प्यारे बच्चों, चूंकि वो फारसी का जानकार था, फारसी के जानकार होने की वजह से जहांगीर उससे बहुत प्रभावित हुआ, उसने अनुमति दे दी। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में आपकी व्यापारिक कोठी स्थापित कर दी। ये आपका जो गुजरात है, उस गुजरात प्रांत में सूरत में उसने अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में और विशेषकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न कई बार आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। प्यारे बच्चों, ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी सबसे पहले कहां पर स्थापित की? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी जो थी वो सूरत में स्थापित की थी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले उन्होंने सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित की। ये प्रश्न फ्रिक्वेंटली बारंबार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसको याद कर लीजिए। और इसके बाद 1613 में उन्होंने कारखाना स्थापित किया और इसके बाद प्यारे बच्चों 1615 में फिर से सर थॉमस रो नाम के व्यक्ति जहांगीर के दरबार में गए और उन्होंने कहा कि साहब, आपने जो हमको सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी है उससे हमारा काम नहीं चल रहा है, प्लीज कुछ और स्थान हमको दे दीजिए, हम तो केवल व्यापार करने के लिए आए हैं, इससे आपका भी विकास, आपका भी व्यापार का विकास होगा, आपका इलाका तरक्की करेगा, हमें भी कुछ लाभ मिलेगा, आपको भी कुछ लाभ मिलेगा, प्लीज हमको कुछ और क्षेत्र दे दीजिए। प्यारे बच्चों, जहांगीर ने उस समय इन अंग्रेजों को अनुमति दे दी और इसके बाद उनके कुछ और स्थानों पर भी कारखाने स्थापित हो गए, कुछ और कारखाने जगह पर किले उनके बन गए। देखिए प्यारे बच्चों, 1623 तक आगरा, सूरत, अहमदाबाद और मछलीपट्टनम में उनके जो है कारखाने और कोठियां स्थापित हो चुकी थी। प्यारे बच्चों, जब इस इलाके में विशेषकर आपके इधर की तरफ ही वो चल रहे थे, आपका आगरा जो है इधर है
आगरा के बाद आपका सूरत जो है, अहमदाबाद है, इधर की तरफ है, और आपका फिर जो है वो पश्चिमी तट से थोड़ा सा इधर की तरफ चले गए और वो मछलीपट्टनम तक पहुंच गए। यहां तक उनका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अभी भी वो दक्षिण भारत की तरफ नहीं आए थे प्यारे बच्चों। लेकिन दक्षिण भारत में भी उन्होंने अपनी कोठी बनाना प्रारंभ कर दिया, और हुआ ये कि 1639 में उन्होंने मद्रास में, कहां पर प्यारे बच्चों, मद्रास में जाकर के भी उन्होंने अपनी कोठी स्थापित कर दी। और इसके बाद प्यारे बच्चों उन्होंने चंद्रनगर के राजा से, इसके बाद ये इसमें लिखा हुआ है कि पूरी भारत में, उड़ीसा में, कहां पर, इधर उड़ीसा में जो है आपकी 1651 में हुगली में उन्होंने अपनी कोठी स्थापित की, यहां पर उन्होंने अपनी कोठी स्थापित की। और इसके बाद प्यारे बच्चों उन्होंने बंगाल, बिहार, पटना में अपनी कोठी स्थापित कर ली। और फ्रांसिस डे नाम के व्यक्ति ने चंद्रनगर से पट्टा लेकर के, जो आपका चंद्रनगर यहां पर था, उससे पट्टा लेकर के उन्होंने एक किला बनवाया, और उसको किले को कहा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। प्यारे बच्चों इसके बाद 1688 में उन्होंने बंबई पर कब्जा कर लिया, 1686 में अंग्रेजों ने हुगली पर को लूट लिया, और इसके बाद सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम में उन्होंने अपनी कोठियां स्थापित कर ली। और 1717 में फर्रुखसर जो आपका मुगल सम्राट था, उसके इलाज के लिए विलियम हैमिल्टन नाम का डॉक्टर आया और उसने उसका इलाज किया, और उससे भी उसने कुछ छूटें प्राप्त कर ली। प्यारे बच्चों इस प्रकार की छूटें प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे जो अंग्रेज यहाँ पर पश्चिमी भारत के तट पर थे, फिर उन्होंने अपने पूरी भारत के तट पर जाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे वो यहाँ तक पहुंच गए। प्यारे बच्चों यहाँ पहुंचने के बाद उनका पूरा केंद्रीकरण इस प्रकार के क्षेत्र में हो गया। प्यारे बच्चों आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, ये इलाका है बंगाल। और इसके बाद आपको याद आता ही है वो कहानी, बंगाल में उन्होंने वहां के शासकों को आपस में लड़ाया, वहां के जो शासक थे उनके जो रिश्तेदार थे उनको भड़काया, और भड़का करके आपस में संघर्ष करा करके वो अपनी कामयाबी की ओर बढ़े। और प्यारे बच्चों 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, और इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और इन दो युद्धों से उनकी शक्ति प्रमाणित हो गई और वो भारत में अपने पैर मजबूती से जमाने लगे। प्यारे बच्चों जब अंग्रेज भारत में पैर मजबूती से जमाने लगे थे, उसी समय और भी यूरोपीय शक्तियां आई थी। आइए उनको भी देख लेते हैं। अंग्रेजों के बाद आपके डेनिश आए, यानी आपके डेनमार्क के निवासी आए। प्यारे बच्चों इनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं थी, मात्र 1616 में उन्होंने सेरामपुर में फैक्ट्री स्थापित की। बस इतनी सी बात आप याद रख सकते हैं, और उनकी ज्यादा विशेष उपलब्धि नहीं थी। इसके बाद 5वें नंबर पे आपकी एक यूरोपीय शक्ति आती है, वो है फ्रांस। प्यारे बच्चों फ्रांस जो था उस जमाने में बहुत शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली राज्य था। फ्रांस में ही सबसे पहले आपकी जो है क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना का संदेश उसने पूरी दुनिया में दिया है। प्यारे बच्चों फ्रांस से ही नेपोलियन बोनापार्ट का भी नाम जुड़ा हुआ है, और आप जानते हैं कि उसने पूरी दुनिया पर कब्जा जमाने का प्रयास किया था, पूरी दुनिया को जीतने का प्रयास किया था। ऐसी यूरोपीय शक्ति जो थी, उस यूरोपीय शक्ति में लुई 14वें के समय पर एक मंत्री था, उसका वित्त मंत्री था कोलबर्ट। उसने एक कंपनी बनाने का निश्चय किया, और उसने कहा कि जब दूसरी यूरोपीय शक्तियां भारत में व्यापार करने के लिए जा सकती हैं, तो हमारी भी कंपनी होना चाहिए, हम भी व्यापार करेंगे। और हुआ ये कि उन्होंने भी एक व्यापारिक कंपनी बना ली। लेकिन प्यारे बच्चों इस प्रकार की जो व्यापारिक कंपनी उन्होंने भेजी थी, वो पूरी तरह से वहां की फ्रांस की सरकार के अधीन थी, अपने तरफ से कोई निर्णय नहीं कर सकती थी। वहां पर कुछ प्रांत जो यह सेनापति भेजे गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे भारत में विस्तार के प्रयास किए। उसमें एक नाम आता है गवर्नर डुप्ले। प्यारे बच्चों डुप्ले ने बहुत विस्तारवादी नीति अपनाई, और भारतीय राजाओं से के जो कार्य थे उसमें उसने बहुत हस्तक्षेप भी किया, और इस प्रकार से उसके हस्तक्षेप करने की वजह से उनका फिर संघर्ष अंग्रेजों के साथ हो गया। प्यारे बच्चों गवर्नर डुप्ले के बाद से फिर भारत में अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ, और अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष हुआ उसमें विशेषकर कर्नाटक के युद्धों को ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसी जो थे उनके बीच फिर कर्नाटक के युद्ध हुए। प्यारे बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर लिखा हुआ है लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। प्यारे बच्चों ये सरकारी नियंत्रण में अधिक थी। और यहाँ पर आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने भी अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी, और आपके जो फ्रांसीसी थे उन्होंने ही सबसे पहले व्यापारिक कोठी सूरत में ही स्थापित की थी। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। इसके बाद उन्होंने मछलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की।
और पांडिचेरी में फोर्ट लियू किला बनाया। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे फ्रांस की शक्ति बढ़ने लगी और चंद्रनगर की कोटि प्राप्त करके उन्होंने फोर्ट लुई की किला बनाया था। प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को उनकी बढ़त जो थी वो ज्यादा ठीक नहीं लगी और अंग्रेजों से उनका संघर्ष हो गया। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों से उनका जो संघर्ष हुआ उनको कर्नाटक युद्ध के रूप में जाना जाता है। 3 कर्नाटक युद्ध हुए। प्यारे बच्चों, ये 20 वर्षों तक चले, लेकिन अंत में अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रांसीसियों की हार हो गई। प्यारे बच्चों, उनकी हार क्यों हुई, अंग्रेज क्यों जीते, ये तो हम बाद में जब आगे पढ़ेंगे तब जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन संक्षेप में हम ये समझ चुके हैं कि भारत में जो है यूरोपीय शक्तियां आई थी, विशेषकर 5 यूरोपीय शक्तियों पर हम चर्चा कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए, नंबर 2 पर आपके डच आए, नंबर 3 पर आपके अंग्रेज आए, नंबर 4 पर आपके डेनिश आए और नंबर 5 पर फ्रांसीसी आए। प्यारे बच्चों, इन सभी यूरोपीय शक्तियों में आपको कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, इनका क्रम दे दिया जाता है कि यूरोपीय शक्तियों के भारत में आगमन को सही क्रम में जमाइए। उसमें 4 नाम दे दिए जाते हैं उलट पुलट करके, 4 ऑप्शन दे करके। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर आपके डेनिश, फिर फ्रांसीसी। प्यारे बच्चों, ये जो क्रम है उसको याद रखना है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इन सब यूरोपीय शक्तियों में जो थे अंग्रेज जो थे वो आगे निकल गए और फिर आगे अंग्रेजों का शासन हमारे देश में हो गया। प्यारे बच्चों, अंग्रेज क्यों कामयाब रहे, बाकी यूरोपीय शक्तियां क्यों असफल रही, इन कारणों का हम विश्लेषण करेंगे आगे की वीडियो जब हम पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि भारत में 5 जो है यूरोपीय शक्तियां आई, लेकिन अंततः अंग्रेज अपना विस्तार करने में सफल हो गए। प्यारे बच्चों, ये थी तस्वीर आपके आधुनिक भारत के इतिहास की पहली तस्वीर, यानी यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। प्यारे बच्चों, हम दूसरी तस्वीर भी देखेंगे और जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार से भारत में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद नई नई प्रांतीय शक्तियां अपना विकास कर रही थी और उन प्रांतीय शक्तियों ने बहुत अधिक अपना विस्तार कर लिया था और कई प्रकार की शक्तियां भी प्राप्त कर ली थी और वो फिर मुगल साम्राज्य के लिए भी चुनौती बन गई थी। तो प्यारे बच्चों, ये थी आधुनिक भारत के इतिहास की पहली तस्वीर और इसके बाद हम आधुनिक भारत के इतिहास की दूसरी तस्वीर आपको प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।